जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब 1928 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक 7 अरकान पर मुश्तमिल कमीशन जो है हिंदुस्तान पहुंचा, और वो 7 अरकान जो थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, और इस कमीशन का सरबराह जो है सर जॉन साइमन था। इसी निस्बत से जो है इस कमीशन को जो है वो साइमन कमीशन का जो था वो नाम दिया गया था। बेसिकली इस कमीशन का बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तान के लिए नई दस्तूरी तजावीज़ तैयार की जाएँ, और हिंदुस्तान के जो बदलते हुए हालात हैं, उनको मद्देनज़र रखकर जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नया आइन तैयार करने जा रही है, उसमें हिंदुस्तान के सियासी हालात का जायज़ा लेने के बाद और हिंदुस्तान के लोगों के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको परखने के बाद जो है, ऐसी दस्तूरी तजावीज़ तैयार की जाएँ, जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए काबिल कबूल हों। दूसरी तरफ बरतानवी हुकूमत की तरफ से चूँकि इस कमीशन के अंदर किसी भी मुकामी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया था, ना तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का कोई इसमें नुमाइंदा शामिल था, और ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, या दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को या हिंदुस्तानी हिंदू को या किसी दीगर कम्युनिटी को जो है इसमें नुमाइंदगी नहीं दी गई थी। जबकि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ख़ास तौर पे जिन्ना ग्रुप जो था, उनका मुतालबा ये था कि इस कमीशन के अंदर जो है लाज़मी तौर पे हिंदुस्तानियों को नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि इस कमीशन का मकसद हिंदुस्तान के लिए नई दस्तूरी तजावीज़ तैयार करनी है। और हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि इनके जब तक इस कमीशन के अंदर जो है हिंदुस्तान के मुकामी लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो है जो भी ये तजावीज़ देंगे, वो उस मसले का हल जो है वो पेश नहीं कर सकेंगे। नतीजा ये निकला कि जब बरतानवी हुकूमत ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के इन मुतालबात को नज़रअंदाज कर दिया, और साइमन कमीशन के अंदर किसी भी मुकामी हिंदुस्तानी को नुमाइंदगी नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे जो है इसका बाईकाट करने का फ़ैसला किया गया। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी साइमन कमीशन का बाईकाट हुआ, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्ना ग्रुप की तरफ से भी साइमन कमीशन का बाईकाट किया गया। जबकि सर शफ़ी ग्रुप जो थे, जो मुस्लिम लीग का दूसरा सियासी धड़ा था, उसने साइमन कमीशन को वेलकम कहने का फ़ैसला किया। साइमन कमीशन जब हिंदुस्तान पहुंचा, तो जहाँ पे या जगह-जगह जो है वो सियासी मुज़ाहरे किए गए, और साइमन कमीशन का बाइकआउट किया गया, और हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरे जो थे, एक तवील सिलसिला जो था इसका शुरू हो गया, और साइमन गो बैक के नारों से साइमन कमीशन का इस्तकबाल किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है, यानी इतनी सारी मुखालफत के बावजूद जो है जो साइमन कमीशन जो है उसने अपना काम जो था वो जारी रखा। एक और एंगल से इस चीज़ को देखते हैं कि चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने 1919 में जो है ये ऐलान कर दिया था कि हम 10 साल के बाद जो है हिंदुस्तान के सियासी हालात का दोबारा जायज़ा लेने के लिए एक नया कमीशन कायम करेंगे, और वो 1919 की जो रिफॉर्म्स हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, उसको मद्देनज़र रखते हुए नई दस्तूरी तजावीज़ जो है वो तैयार करेगा। अब चूँकि हिंदुस्तान के लिए नई दस्तूरी तजावीज़ तैयार हो रही थीं, तो एक तरफ जो है बरतानवी हुकूमत ने इस मकसद के लिए साइमन कमीशन तश्कील दिया था, और दूसरी तरफ जो है जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है या दीगर हिंदू सियासी जो तंजीमें थीं, उन्होंने भी जो है हिंदुस्तान का नया आइन तश्कील करने के लिए कुछ तजावीज़ जो थी वो तैयार की गई थी। उन तजावीज़ को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। जब नेहरू रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें चूँकि मुसलमानों के मफादात को नज़रअंदाज कर दिया गया था, और मुसलमानों के साथ जो है कोई रियायत जो है वह नहीं की गई थी। तो नतीजा ये निकला कि 1929 में जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से भी कुछ ऐसे मुतालबात सामने आए, जिनको हम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 14 नुकात कहते हैं। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुतालबा किया कि जब भी हिंदुस्तान का नया आइन मुरतब किया जाए, तो उस आइन की बुनियाद जो है वो हमारे इन मुतालबात के ऊपर रखी जाए। हिंदुस्तान का कोई ऐसा आइन काबिल कबूल नहीं होगा जिसमें मुसलमानों के इन मुतालबात को नज़रअंदाज किया गया। अब हिंदुस्तान का नया आइन बनाने के लिए 3 मुहाज़ों के ऊपर जो है काम हो रहा था। एक, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने साइमन कमीशन भेजकर जो है हिंदुस्तान के सियासी हालात का जायज़ा लेने के लिए और नई दस्तूरी तजावीज़ के लिए कोशिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और जो दीगर हिंदू तंजीमें थीं, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी थी, और तीसरी तरफ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जो मुसलमान रहनुमा थे, उन्होंने जो है हिंदुस्तान का नया आइन मुरतब करने के लिए अपनी तजावीज़ और अपने मुतालबात जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख दिए थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसला करना था कि कैसा आइन तैयार किया जाए कि जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मफादात हैं वो भी महफूज रहें, और यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है ऐसा आइन तैयार किया जाए जो हिंदुस्तान के तमाम सियासी धड़ों के लिए काबिल कबूल हो। जब साइमन कमीशन ने यहाँ के हालात का जायज़ा लिया,
تو وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ہندو مسلم اختلافات اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں کسی ایک سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر اب متحد کرنا جو ہے، اکٹھا کرنا جو ہے شاید ممکن نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہندوستان کے سیاسی حالات بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد جب پیش کیا گیا اور اس خطبہ الہ آباد کے اندر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان کی عدم موجودگی میں جو ہے علامہ اقبال نے جب آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کی صدارت کی، تو اس میں انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل جو ہے ایک الگ ریاست جو ہے قائم کر دی جائے۔ دوسری طرف ہندوستان کا نیا دستور مرتب کرنے کے لیے برطانوی حکومت کی کوششیں بھی جاری تھیں، اور برطانوی حکومت کی طرف سے ہندو مسلم اختلافات کی بنیاد جو بڑی شدید ہو چکی تھی، اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، یہ تمام ہندوستان کے مختلف گروپس کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور انہیں کسی ایک آئین کے اوپر متفق کرنے کے لیے، اس نے 1930 میں جو ہے برطانیہ لندن میں جو ہے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ تو اس نے پہلی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے وہ 1930 میں جو ہے منعقد کی، جس میں آل انڈیا نیشنل کانگریس نے جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کی تھی۔ پھر 1931 میں دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، اور 1932 میں جو ہے تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی۔ لیکن یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تینوں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہیں، یہ کسی منطقی انجام تک پہنچنے میں ناکام ہوئیں، اور برطانوی حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ ایجنڈا تیار کرنے میں ناکام ہوگی جس پر کسی مستقبل میں آئین کی بنیاد جو ہے رکھی جا سکے، کیونکہ اس وقت تک ہندو مسلم اختلافات جو ہیں وہ انتہائی شدید ہو چکے تھے۔ اور برطانوی حکومت جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے 1935 کا جو ایکٹ دیا، وہ اب یوں سمجھ لیں کہ وہ کوئی ایسا ایکٹ نہیں تھا جس کے اوپر جو تمام جو ہندوستان کے مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پہ جو مسلمان تھے، اور خاص طور پہ جو آل انڈیا نیشنل کانگریس اور جو ہندو تھے، وہ ان کا کوئی متفقہ تھا۔ تو وہ یوں سمجھنے کہ برطانوی حکومت نے بذات خود جو ہے حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے جو مسلم ڈیمانڈس تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور باقی ہندوستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایک ایسا آئین دے دیا تھا جس کو ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہتے ہیں۔ اور یہ 1935 کا ایکٹ جو ہے جب ہندوستان تقسیم ہوا، تو اس کو پاکستان نے بھی اور انڈیا نے بھی بطور عبوری آئین جو تھا اپنی ریاست میں نافذ بھی کیا تھا۔